हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एचआरएम और एचआरएम का आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। चैप्टर नंबर हमारा जो फर्स्ट है दैट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो एचआरएम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, उसका हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे। एंड इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, मैनेजमेंट कैसे होता है, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में होगा। देखो, अगर आपके माइंड में भी कोई बिजनेस करने के आइडियाज हो, बिजनेस आइडियाज, है ना, बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो आइडियाज तो होते ही हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? आप बोलोगे पैसे चाहिए, मैं उसको बोलता हूं रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्सेज के अंदर आपका मनी भी आ गया, बट उसके साथ साथ आपको लोग भी तो चाहिए, तो मैन भी आ गया। तो रिसोर्सेज जो होते हैं ना, मोटा मोटी, तो वो किसी भी बिजनेस के अंदर फोर होते हैं। उनको 4M बोलते हैं हम, है ना। क्या बोलते हैं? 4M। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। इसमें भाई मनी चाहिए, लेकिन मनी अपने आप काम थोड़ी करेगी। उसका सही से इस्तेमाल करने के लिए मैन भी तो चाहिए, मशीन भी तो चाहिए, मटेरियल भी तो चाहिए। कहीं कहीं 5M भी बोलते हैं, फिर उसमें एक M और जुड़ जाता है, मेथड। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं। इसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मैन, उसको हम यहां स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। क्योंकि यह मैन जो है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, ये ओनली एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बाकी सभी रिसोर्सेज को यूज करते हैं। जैसे मैन ही जो है ना, वो मनी को यूज करेगा, भाई कौन सी मशीन परचेज करनी है, कौन सा मटेरियल परचेज करना है, उस पैसे को सही से यूज कौन करेगा, वो करेगा मैन। उस बिजनेस को पूरा का पूरा मैनेज कौन करेगा, मैन करेगा। प्लानिंग कौन करेगा, मैन करेगा। समझ में आ गया आपको? तो मैन का मतलब यहां पर आपके एंटरप्रेन्योर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, शेयर होल्डर्स समझ लो वो हो गए, मैनेजर्स हो गए, आपके एम्प्लॉइज हो गए, वर्कर्स हो गए, वो सब। तो वो मैन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पैसा तो बहुत लोगों के पास में, आपने सुना होगा यार उसके पास पैसे तो बहुत है, लेकिन वो बिजनेस कर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसमें वो चीज नहीं है जो आप सोच रहे हो मेरे पास होता तो मैं ये कर लेता। तो रिसोर्सेज होना और उस रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज करना, ये दो अलग चीजें हैं। तो उन रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करके अच्छे से यूटिलाइज करे, वो कौन करेगा? वो मैन करेगा। तो ये मैन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये पूरा हमारा इस सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक है। ओके जी, तो देखिए यहां पर अब मैं पढ़ाता हूं आपको इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना, उसको इंट्रोड्यूस कराता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ओनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनजीओ वगैरह हो, चाहे आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, है ना, चाहे आपकी फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला जा रहा है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर वेरियस रिसोर्सेज टू कैरी आउट इट बिजनेस एक्टिविटी इफेक्टिवली। हर ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेस चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज को, या उनका जो एम है, उस एम को अचीव करने के लिए वो इफेक्टिवली काम कर सके। ट्रेडिशनली मैनेजमेंट स्कॉलर्स जो है, उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट रिसोर्स, कॉमनली उनको 4 एम्स ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, वो आइडेंटिफाई किए। और ये 4 एम्स कौन से हैं? ये मैन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारा सब्जेक्ट है, मनी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मशीन है, टेक्नोलॉजी हो गई या इक्विपमेंट्स हो गए, मटेरियल में आपका रॉ मटेरियल हो गया। तो अगर मैन को अच्छे से मैनेज करेंगे तो ये बाकी रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूटिलाइज करेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इफेक्टिवली अचीव हो जाएंगे, एफिशिएंटली। अगर रिसोर्सेज का यूज किया जाए तो ये इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये वर्ड्स हैं मैनेजमेंट स्टडी के। अगर ये आप लिखते हैं ना आंसर के अंदर इन शब्दों को, इन वर्ड्स को, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। Among these 4 resources, human resources are considered the most important and valuable resources because इन सभी resources में जो human resources है, इसको सबसे most important and valuable resource माना गया है। क्यों माना गया है?
जो मैंने अभी आपको बोला था, ऑल अदर रिसोर्सेज आर कंट्रोल, क्योंकि बाकी के जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे मनी हो, मशीन हो, मेथड हो, है ना, मटेरियल हो, उन सबको कंट्रोल करता है, यूटिलाइज करता है, मैनेज करते हैं कौन? लोग, यानी कि मैन। मशीन कैन नॉट ऑपरेट देमसेल्फ, मशीन अपने आप थोड़ी ऑपरेट होगी। मटेरियल कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली, वो भी नहीं होगा। हाँ, अब कोई बोलेगे सर अब तो एआई आ रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, फिर तो हो जाएगा। हाँ, कुछ हद तक हो सकता है, 100% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग तो चाहिएंगे ही चाहिएंगे आपको। ओके जी, अब फिर एआई को यूज करने के लिए लोग चाहिएंगे, तो एआई खुद कहीं ना कहीं जाके लोगों पे ही डिपेंड रहेगा। ठीक है। सो मशीन कैन नॉट ऑपरेट देमसेल्फ, मटेरियल कैन नॉट ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन नॉट जनरेट प्रॉफिट अनलेस पीपल यूज देम इफेक्टिवली। तो लोग जो है, वो ह्यूमन रिसोर्स जो है, उनका अगर आप मैनेजमेंट करोगे, देयरफॉर फोकस ऑन मैनेजिंग पीपल इन सच अ वे दैट दे कंट्रीब्यूट, ताकि वे लोग जो है वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सके इफेक्टिवली टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो अचीव हो जाए। ओके जी, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे हमारे टाटा मोटर्स है, आपको बताइए, टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच, टाटा हैरियर, है ना, सफारी, जो गाड़ियां आती है, वो टाटा मोटर्स जो है, अब इस टाटा मोटर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पैसेंजर व्हीकल अलग कर दिए, कॉमर्शियल व्हीकल अलग कर दिए। तो मैंने जो एग्जाम्पल दिए थे वो आपके पैसेंजर व्हीकल्स के थे। तो टाटा मोटर्स जो है, इस कंपनी के अंदर एडवांस मशीनरी है, मान लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है उनके पास में, लार्ज क्वांटिटी का रॉ मटेरियल भी होगा इनके पास में, पैसा भी फुल है इसलिए। हाउएवर these resources cannot प्रोड्यूस कार, लेकिन इन रिसोर्सेज से कोई ऑटोमेटिक कार थोड़ी प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर अच्छी कार्स बनानी है तो आपको इंजीनियर्स चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए, प्रोडक्शन वर्कर्स चाहिए, सुपरवाइजर्स चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, जो कोऑर्डिनेट कर सके देयर एफर्ट इफेक्टिवली। प्रोडक्ट अच्छा बना भी लिया, लेकिन मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी, तो मैनेजमेंट टीम भी तो लोगों की होगी, सेल्समैन भी तो लोग होंगे, जो हैवी मशीन्स है जिनसे प्रोडक्शन होगा उनको कंट्रोल करने वाले, उनको ऑब्जर्व करने वाले, या उनका सुपरविजन करने वाले भी तो लोग होंगे। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, अगर वो अच्छे होंगे तो इन सब चीजों का अच्छा यूज हो पाएगा। अगर एम्प्लॉय जो है वो पुअरली ट्रेंड हो गए, अनमोटिवेटेड हो गए, डिससेटिस्फाइड हो गए, तो फिर आपके कितने भी अच्छे रिसोर्सेज क्यों ना हो, कितनी एडवांस मशीनरी क्यों ना हो, कितनी यूज कैपिटल क्यों ना हो, लार्ज रॉ मटेरियल क्वांटिटी क्यों ना हो, लेकिन आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे और आपके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे, अगर आपके एम्प्लॉइज ट्रेन नहीं है, अनमोटिवेटेड है, डिससेटिस्फाइड है। देन प्रोडक्शन क्वालिटी विल फॉल एंड द कंपनी में सफर लॉस, उससे कंपनी को लॉस होगा। देयरफॉर टाटा मोटर मस्ट फोकस हेवीली ऑन रिक्रूटिंग स्किल एम्प्लॉय, ट्रेनिंग देम एंड मोटिवेटिंग देम। स्किल एम्प्लॉयज को हायर करना, उसके बाद उनको ट्रेन करना, उनको मोटिवेट करना, उनको मेंटेन करनी वर्क कंडीशन को अच्छा, और ये सब चीजें जो हम करते हैं, इसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आया समझ में? आगे धीरे धीरे चैप्टर आएंगे ना, बहुत डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है जी। हाँ, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। चलिए, इंट्रोडक्शन तो हो गया, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एचआरएम का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। जब मैं बोलता हूं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब तो हो गया लोग, लेकिन उसमें क्या स्किल होगी, किस तरीके से उनको ट्रेन करना है, और किस तरीके से उनको काम देना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, अथॉरिटी देनी है, क्या वर्क कंडीशन आप दोगे, ये सब कुछ जब मिला लिया जाता है ना, तब बनता है एचआरएम। ओके जी, ठीक। सो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं? एक्वायरिंग, मतलब लोगों को रिक्रूट करके उनको भर्ती करना, अपने यहां पर जॉब के लिए उनको लाना, फिर उनको डेवलप करना, मतलब ट्रेनिंग देना, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, फिर उनको मोटिवेट भी रखना, क्योंकि डिसमोटिवेट रहेंगे या डिससेटिस्फाइड रहेंगे तो अच्छे से काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, और ये सारा का सारा जो ऑर्डर है इसको मेंटेन करना, है ना, मेंटेनिंग एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो एचआरएम क्या है? एचआरएम मतलब ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज से नहीं है, मैं एचआर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। और जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, जो एम्प्लॉइज जो हमको चाहिए, उनको क्या करना? हायर करना, उनको रिक्रूट करना,
है ना, जिसको हमने बोला है एक्वायरिंग। फिर उनको ट्रेनिंग देना, उनको अगर डेवलपमेंट के लिए कहीं सिखाने के लिए भेजना है तो वहां भेजना, दैट इज ऑल्सो ट्रेनिंग, उसको डेवलपिंग बोला। फिर उनको मोटिवेट करना, अच्छी सैलरी देना, अच्छी वर्क कंडीशंस देना, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करना, दैट इज मोटिवेटिंग। और ये सब चीजें मेंटेन करनी है किसी एम्प्लॉइज के अंदर, इन ऑर्डर्स को मेंटेन करना है, ताकि इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाएंगे। ओके जी, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको सिंपल देखें तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, जो आगे आपके चैप्टर भी आएगा एक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन नाम से। फिर इनको ट्रेनिंग एंड डेवलप करना, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स देना, मतलब सैलरी देना, एम्प्लॉय वेलफेयर, उनका वर्क कंडीशन वगैरह उनका ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे हैं उनके, उस पर फोकस करना। सो एचआरएम इज डीलिंग मैनेजिंग द पीपल हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, उनको अच्छे से मैनेज करना ही एचआरएम होता है। ओके जी, ठीक। फिर हम यहां पर एग्जाम्पल है और वो तो मैंने आपको दे दिए। अब हम पढ़ते हैं मैनेजरियल एक्टिविटीज इन एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है तो जो लोग एचआर डिपार्टमेंट के जो हेड्स होंगे, एचआर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज होंगे, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें एक मटेरियल डिपार्टमेंट होगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, है ना, एक आपका फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक एचआर डिपार्टमेंट होगा। एचआर डिपार्टमेंट का काम है अदर डिपार्टमेंट के अंदर जिस तरीके के, जिस स्किल के, जिस एबिलिटी के, जिस क्वालिफिकेशन के लिए लोग चाहिए वो हायर करके मार्केट में सब जगह सप्लाई करना। दैट इज अ वर्क ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। सो एचआर डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा, एचआर डिपार्टमेंट ये करेगा, देखो क्या करेगा, एचआर डिपार्टमेंट जो है वो एचआरएम करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी डिपार्टमेंट में जितने भी एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज पीपल काम कर रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट को ये एक्टिविटीज करनी पड़ती है। अब क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो 4 मेजर मैनेजरियल एक्टिविटीज है जो करनी पड़ेगी। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि भैया कौन कौन सी पोस्ट पर कितने कितने लोग चाहिए, किस स्किल के लोग चाहिए, जॉब रोल क्या होगा उनका, जॉब को जो है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब से रिलेटेड सारी की सारी, कहां कितने लोग किस स्किल के, किस क्वालिफिकेशन के, किस एक्सपीरियंस के चाहिए आपको, वो सब कुछ एनालिसिस करना और किस तरीके से उनको रिक्रूट किया जाएगा, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, वो सब करना प्लानिंग के अंदर आता है। और उसके अलावा उनको फिर ट्रेन करना वगैरह ये सब आता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम आगे बढ़ेंगे कि ये सब कुछ कैसे होगा, फिर इन लोगों को डायरेक्ट करना, फिर कंट्रोल करना। और ये हमारे जो मैनेजमेंट है उसके भी यही फंक्शन है। लेकिन यहां पर एचआरएम करने के लिए भी देखो, मैनेजमेंट तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का किया जाता है, लेकिन हम यहां पर एचआर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं कि वहां बैठे ह्यूमन रिसोर्स या जो एचआर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए ये एक्टिविटीज करेगा। ओके, सो प्लानिंग, प्लानिंग में क्या होगा, देखो फटाफट पढ़ा देता हूं। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ एचआरएम। इट इज इन्वॉल्व फोरकास्टिंग द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज। प्लानिंग ये वो नहीं है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग की बात करनी नहीं कर रहा हूं, यहां एचआर जो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिएंगे वो फ्यूचर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने चाहिएंगे, किस तरीके के चाहिएंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में किस तरीके के चाहिएंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किस तरीके के चाहिएंगे, वो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना। सो यहां पर क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे फोरकास्ट करने की द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजीज टू मीट दीज रिक्वायरमेंट। फ्यूचर में कितने लोगों की किस डिपार्टमेंट में किस स्किल, किस एबिलिटी, किस एक्सपीरियंस के लोगों की जरूरत होगी फ्यूचर में, उन रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना प्लानिंग के अंदर आता है। ओके, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फिर इसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग रेफर ऑर्गेनाइज टास्क। भाई जो एम्प्लॉइज हमें फ्यूचर में चाहिएंगे ना वो तो प्लानिंग में डिसाइड कर लिया, अब उन एम्प्लॉइज को किस काम पे लगाना है, उनको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, इन सब को, इन रिसोर्सेज को इन सिस्टमेटिक मैनर सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव एफिशिएंटली। किस व्यक्ति को क्या काम देना है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसकी वर्क कंडीशंस क्या होगी, ये सब कुछ असाइन करना उन लोगों को, ये सब कुछ जो है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है।
नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग रेफर टू गाइडिंग, अब उन एम्प्लॉइज को गाइड करना, उनको उनका सुपरविजन करना, उनको मोटिवेट करना। मोटिवेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, एक तो सैलरी बढ़ा दो, एक कुछ अवार्ड दे दो, सम्मानित कर दो, है ना, ओके। एंड कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉइज, कम्युनिकेशन रखो हमेशा, तो उनकी जो एडवाइस है वो आप ले सकते हो, उनकी जो शिकायत है वो आप सुन सकते हो, आप अपना प्लान उसको समझा सकते हो, सो दैट दे परफॉर्म देयर टास्क इफेक्टिवली। इससे क्या करेंगे, डायरेक्टिंग से वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। एंड लास्ट हमारा आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है भाई, जो हमने सोचा था प्लानिंग करते टाइम कि इस तरीके के एम्प्लॉय फ्यूचर में चाहिएंगे और उनको इस स्किल इस एबिलिटी के हायर करने हैं क्वालिफिकेशन के, फिर उनको इस तरीके से जो है ये टास्क देना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, और फिर हमारा डायरेक्टिंग में उनको डायरेक्शन देना है। अब जब डायरेक्शन दे दिया, अब वो एम्प्लॉय जैसा हमने सोचा था, जिस स्किल जिस एफिशिएंसी का हमको या इफेक्टिवनेस का हमको काम चाहिए था, क्या वो मिला? तो जो सोचा और जो हो रहा है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, दोनों में कोई वेरिएंस है या नहीं है, ये पता करना कंट्रोलिंग के अंदर आता है। तो इसके अंदर जो एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट किया जाता है। तो कंट्रोलिंग रेफर टू इवेल्यूटिंग एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस एंड एंश्योरिंग दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस द डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स। डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स मतलब जो आपने प्लानिंग करी थी और जो एक्चुअल में काम हो रहा है वो एक ही जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो सोचा था वैसे से नीचे लेवल का हो रहा है तो एक्शन लेने की जरूरत है वहां पर, और अगर जो सोचा था उससे बढ़िया हो रहा है तो पॉजिटिव एक्शन लेने की जरूरत है वहां पर। ओके जी, तो ये हो गए आपके एचआरएम के जो एक्टिविटीज है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर की जाती है। अब हम करते हैं भैया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसको अगर देखा जाए तो ये यहां पर आपके सामने है। सबसे फर्स्ट जो था ना 1920 से लगाकर 1930 तक, 1920 से इसका इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था और इसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेज। इसमें क्या हुआ था, ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑर्गेनाइजेशन मेनली फोकस ऑन एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्टिविटीज, ओनली एम्प्लॉय के वेलफेयर एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता था। वो कैसे दिया जाता, भाई एम्प्लॉइज जो है ना उसको ये फैसिलिटी दे दो, उसको हाउसिंग दे दो, उसको मेडिकल केयर दे दो, उसको रिक्रिएशनल जो फैसिलिटीज है वो दे दो, बस ये तीन चीजों पे फोकस करो, आपका ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, समय के हिसाब से चेंजेस हुए, और उसके बाद 1940 से लगाकर 1960 तक जो स्टेज आई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, एचआरएम की, दैट इज पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज के अंदर क्या होगा, पर्सनली ध्यान दिया जाने लग गया लेबर पर। इसके अंदर जो लेबर के रिलेशंस हैं, पर्सनल जो उनके एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, एम्प्लॉय की जो शिकायतें हैं उनको सुनना जाने लग गया। यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर एडवाइजर्स एंड मीडिएटर्स एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में लाए गए। यानी कि एक ऐसा लेबर का लीडर होगा यूनियन का, जो सभी लेबर की बात जो है मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा, मैनेजमेंट की बात लेबरर्स तक पहुंचाएगा, और जो भी आपस में प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाएगा। यहां पर मतलब वर्कर्स की जो शिकायत है उसको सुना जाने लग गया, जो इससे पहले नहीं था, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। सॉरी, नेक्स्ट स्टेज जो है वो है 1970 से लगाकर 1980 तक, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्टेज। यहां से ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप करना स्टार्ट हो गया। यहां पर मेनली ट्रेनिंग प्रोग्राम, लीडरशिप डेवलपमेंट और एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ गया। इस स्टेज के अंदर ये रियलाइज किया गया कि एम्प्लॉय जो है ना वो केवल सुपरवाइज्ड करके नहीं होगा, उसको डेवलप भी करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। डेवलप कैसे करे भाई, उसको ट्रेनिंग दो, उसको जो नई चीज आ रही है मार्केट के अंदर उसको सिखाओ, और मोटिवेट कैसे करेंगे भैया, उसको या तो प्रमोशन दो या उसकी सैलरी बढ़ाओ। ओके, और फिर फोर्थ स्टेज आता है दैट इज मॉडर्न एचआरएम, जो 1990 से लगाकर 1990 से लगाकर अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। इसके अंदर एम्प्लॉय के एम्पावरमेंट पर फोकस किया जाने लग गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर फोकस किया जाने लग गया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और ह्यूमन कैपिटल्स पर फोकस किया जाने लग गया। एम्प्लॉयज आर नाउ कंसीडर पार्टनर इन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था 1990 से पहले कि किसी एम्प्लॉय को पार्टनर बना दिया जाए। ओके जी, वो यहां होने लग गया। एम्प्लॉय के एम्पावरमेंट पर फोकस किया जाने लग गया, एम्प्लॉय
को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर लाया गया। ठीक है, जैसे कंपनीज लाइक गूगल, देखो गूगल के बारे में देखते हैं। कंपनीज लाइक गूगल इन्वेस्टेड हैवीली इन एम्प्लॉइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि भाई साहब उनको जो है ना सबसे ज्यादा इनोवेशन करना पड़ता है। जैसे एआई के अंदर ओपन एआई ना, ओपन एआई आया जो चैट जीपीटी ओपन एआई का, तो उसके साथ ही गूगल जेमिनी लेके आ गया। और उसके लिए उसको उस लेवल के, उस टेक्नोलॉजी के, उस माइंडसेट के, उस स्किल के, उस क्वालिफिकेशन के, उस एक्सपीरियंस के लोग चाहिए, नहीं तो मार्केट से बाहर हो जाएगा। आया समझ में जी? सो इनोवेशन कल्चर जो है ना, अब भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जो टेक पे ज्यादा भरोसा करती है या टेक ही उनका बेस है, वहां पर आपको ये फोर्थ स्टेज काफी हेल्प करती है। क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयज जो है ना उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी इनोवेशन कल्चर, उसके फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट पर फोकस किया जाता है। ओके, इससे क्या हुआ, टैलेंटेड एम्प्लॉयज जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं और इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, नए नए इनोवेशंस होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। ओके जी, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। भाई नेचर क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, यानी कि एचआरएम जो है ना उसका कुछ नेचर तो होगा। हाँ नेचर है, बिल्कुल है, उसको पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले तो परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन मतलब हर जगह। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज की जरूरत है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इससे बाहर नहीं आएगा। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पर आपको एचआरएम मिलेगा ही मिलेगा, नहीं है तो वहां करना पड़ेगा, अदरवाइज वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। लोगों का आज के टाइम में हाईली स्किल्ड, हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली क्वालिफाइड होना जरूरी है। क्योंकि जो टाइम है, समय है, टेक्नोलॉजी है, जो एनवायरमेंट है, वो बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है और फ्यूचर बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो गया है। एक्शन ओरिएंटेड, बिल्कुल एचआरएम एक्शन ओरिएंटेड है, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल एक्शंस लिए जाते हैं एम्प्लॉइज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। केवल कहने की बात नहीं है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन लेती है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ओरिएंटेड। केवल ग्रुप पे फोकस नहीं किया जाता, केवल इंडिविजुअल पे नहीं, दोनों पे फुली फोकस किया जाता है, ताकि इंडिविजुअली पर्सनली भी लोग मैनेज रहे और ग्रुप भी पूरा मैनेज रहे। सो एचआरएम डील विथ एम्प्लॉय बोथ एज इंडिविजुअल एज मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ टीम, ये भी एचआरएम का एक नेचर है। नेक्स्ट एचआरएम का जो नेचर है वो है फ्यूचर ओरिएंटेड। बिल्कुल, हमने अभी पढ़ा भी था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम फ्यूचर में हमको कितने एम्प्लॉयज चाहिए, किस स्किल के एम्प्लॉयज चाहिए, किस एबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के लोग चाहिएंगे, उनको फोरकास्ट किया जाता है। सबसे पहले प्लानिंग में यही होता है। सो दैट जो हमारा एचआरएम है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। ओके जी, ठीक। अगला हमारा जो नेचर है एचआरएम का वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। बिल्कुल, एचआरएम फोकस ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज अगर डेवलप होंगे, वो अपनी स्किल को एनहांस करते रहेंगे, वो नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में नई नई चीजें सीखते रहेंगे, तो उनकी ग्रोथ होगी, उनका डेवलपमेंट होगा। और अगर उनका डेवलपमेंट होगा तो बिजनेस के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें प्रोडक्टिविटी आएगी, उसके अंदर एफिशिएंसी आएगी, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। कंटिन्यू प्रोसेस, बिल्कुल एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको कंटिन्यू करना ही पड़ता है, कोई एक दो दिन की बात नहीं है। कंटिन्यू सुपरविजन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ये एवोल्यूशन है ना, ये सब कुछ करना ही पड़ता है। ऑक्सिलरी सर्विस है, बिल्कुल मेन प्राइमरी सर्विस तो नहीं है, ऑक्सिलरी सर्विस है। एचआर डिपार्टमेंट एक्ट एज ए सपोर्ट और एडवाइजरी सर्विस ऑफ अदर डिपार्टमेंट। मैं बोला ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है, एचआरएम या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है उसका काम होता है इन सभी डिपार्टमेंट को जिस तरीके के लोग चाहिए उस स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन के लोग सप्लाई करना और इसके लिए लोगों को हायर करना। सो एचआर डिपार्टमेंट जो है ना वो ऑक्सिलरी सर्विस के तौर पे काम करता है, चाहता है ताकि क्या हो, बिजनेस के जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। ओके, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस है ये, लोग होंगे प्रोडक्टिव तभी बिजनेस चलेगा। नेक्स्ट हमारा जो नेचर है दैट इज कंप्रहेंसिव फंक्शन। बिल्कुल छोटा मोटा नहीं है, कंप्रहेंसिव फंक्शन है, व्यापक है ना, हर लेवल पर ये काम करता है। इसमें चाहे वर्कर हो, सुपरवाइजर हो, मिडिल लेवल मैनेजर हो, टॉप एग्जीक्यूटिव हो, वहां तक ये काम करता है।
वहां तक भी एचआरएम ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, किसी को भी बाहर नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन। इसका मतलब हो गया ये जो है ना नॉलेज फ्रॉम सर्वल डिसिप्लिन होता है, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, है ना, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट, लॉ वगैरह, इन सब सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करके फिर जो है उस बिहेवियर के बेसिस पर एचआरएम किया जाता है। सो ये एक फंक्शन है, एक नेचर है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो लोगों का इतना मैनेजमेंट करे एचआर डिपार्टमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है भाई सबसे फर्स्ट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल है, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, कंपटीशन में सब को पीछे छोड़ना है, कॉम्पिटिटर को, सेल्स दोगुना करनी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, जो भी आपके गोल है, उन गोल को अगर अचीव करना चाहते हो तो आपको एचआरएम करना। उसके लिए आपको उस तरीके के, उस स्किल के, उस एबिलिटी के, उस एक्सपीरियंस के, उस क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए। तो उससे ही ये एक ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए, तो आपको एचआरएम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम, दैट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सबसे फर्स्ट मैंने कॉन्सेप्ट में बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो अदर रिसोर्सेज को यूज करेंगे। अब जिस लेवल के लोग होंगे उसी लेवल का वो यूज कर पाएंगे। वो उन रिसोर्सेज को पूरा डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और वो उन रिसोर्सेज से बिजनेस को बहुत आगे भी लेके जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज हो, उसमें आपके ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो गए और अदर रिसोर्सेज भी हो गए, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको उस स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, नॉलेज के लोगों को हायर करना पड़ेगा ताकि राइट पर्सन राइट जॉब को कर सके। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव जो है एचआरएम का, दैट इज प्रोवाइडिंग वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉइज। ये हमको वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉइज प्रोवाइड करता है, क्योंकि एचआरएम ओनली रिक्रूट नहीं करता है, एचआर रिक्रूट करता है। रिक्रूटमेंट के बाद में, रिक्रूटमेंट करते टाइम भी उसकी स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, नॉलेज, क्वालिफिकेशन सब चेक करके रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद में उसको टास्क देने से पहले उसको ट्रेन किया जाता है, उसको मोटिवेट भी किया जाता है, फिर उसको टास्क देने के बाद उसकी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन भी होता है, उसकी परफॉर्मेंस को जांचा परखा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, जिसको वैल्यूएशन किया जाता है। समझ में आया आपको? तो यहां पर जो आपके एचआर होंगे ना वो वेल ट्रेन्ड होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसे ही नहीं होते। ओके, नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एचआरएम का, दैट इज इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। देखो एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग देने का मौका दे रहे हो, उसके डेवलपमेंट का मौका दे रहे हो, आप उसको मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके अपना रहे हो, तो वो फिर सेटिस्फाइड रहेगा। अगर वो सेटिस्फाइड रहेगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो अचीव होता है एचआरएम करने से, वो होता है कि जो एचआर की पॉलिसीज है, एचआर डिपार्टमेंट की जो भी पॉलिसीज है वो कम्युनिकेट करनी होती है। कहां तक कम्युनिकेट हो जाती है? कहां पर? एचआरएम के द्वारा। कहां कम्युनिकेट हो जाती है? सारी पॉलिसीज सभी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों तक पहुंच जाती है, जिससे एम्प्लॉयज जो आसानी से समझ पाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज है वो क्या है। ये एचआरएम के थ्रू होता है और ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। नेक्स्ट, जो वर्क लाइफ क्वालिटी है, जिसको QWL बोला जाता है ना, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ये इंप्रूव हो जाती है। ओवरऑल जो वर्किंग एनवायरनमेंट है और कंडीशंस है वो एम्प्लॉइज के बीच में वो अच्छा हो जाता है। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस लेवल का वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस जो भी काम वो करता है उस लेवल का उसमें वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए, हेल्दी टॉक होना चाहिए। तो वहां पर हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, अच्छी वर्क कंडीशंस होगी, तो एम्प्लॉयज की जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है वो इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो अचीव होता है वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं। अब यहां कॉर्पोरेट बोलेंगे तो कंपनीज का ही होगा, लेकिन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे तो सारे ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो। कि भैया जो भी, देखो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर कहां से आता है? सोसाइटी से। सारे लोग कहां से आते हैं? रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज सोसाइटी से। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बना रहे हो किसको बेचोगे? सोसाइटी को। सोसाइटी है तो बिजनेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोसाइटी नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। तो इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी के लिए, समाज के प्रति एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
और एचआरएम करने से वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा पाते हैं। ओके जी, कि अब उससे कैसे होगा कि जितने भी लोग हैं या बिजनेस है वो इथिकली बिहेवियर करें, ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो समाज के यूज आए ना, समाज को उससे कोई नुकसान नहीं हो, और लोगों समाज में लोग रहते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, ऑब्जेक्टिव हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो एचआरएम है भैया उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसकी 4 इंपॉर्टेंट है। एक एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पर है, एक इंडिविजुअल लेवल पर है, एक सोसाइटी लेवल पर, एक नेशनल लेवल पर है। एक एक करके करते हैं। अगर हम देखें भाई एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस लेवल पे देखें तो एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल एचआरएम हेल्प कंपनीज अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉइज। देखो इसको पढ़े बना एंटरप्रेन्योरशिप को एचआरएम से क्या फायदा, क्यों जरूरी है एचआरएम एक बिजनेस के लिए? क्योंकि इससे उस बिजनेस के अंदर स्किल, टैलेंटेड, एक्सपीरियंस, बेस्ट, टॉप आपको लोग मिल पाएंगे, एम्प्लॉइज मिलेंगे। और अगर वो अच्छे होंगे तो वो आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करेंगे, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाएंगे। इतना लिख देना, नंबर आ जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंस एज इंडिविजुअल लेवल। एचआरएम से एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको क्या फायदा होगा? देखो उसको ट्रेंड किया जाता है तो कोई नया सीखता है, इससे उसका एम्पावरमेंट होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। ओके, उसको अच्छी वर्क कंडीशन मिलती है, अच्छा कंपनसेशन, सैलरी वगैरह मिलता है। वो उसको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज किए जाते हैं। तो उससे इंडिविजुअल लेवल पर भी एचआरएम को, एचआरएम मतलब इंडिविजुअल पर्सन को भी एचआरएम की वजह से फायदा होता है, उसकी स्किल एनहांस हो जाती है। सोसाइटी लेवल पे क्या होता है? एथिक्स को फॉलो किया जाता है। सोसाइटी में जो अनएम्प्लॉयमेंट वो कम होता है, लोग टैलेंटेड हो पाते हैं, नया सीखते हैं, एंड इसके अलावा उनको एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस दी जाती है। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है नेशनल लेवल पे। क्या है भाई नेशनल लेवल पे क्या होगा? अगर एम्प्लॉइज अच्छा स्किल वाले होंगे, क्रिएटिव होंगे, इनोवेशंस होंगे, बिजनेसेस बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप इंडिया में बेचोगे, एक्सपोर्ट करोगे, फॉरेन करेंसी आएगी, इकोनॉमी बूस्ट करेगी, सब एक दूसरे से पूरा साइकिल जुड़ा हुआ है। अगला है हमारा फंक्शंस ऑफ, यहां देखना फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं वन शॉट में पूरा शूट कर रहा हूं आपके, ठीक है। अब फंक्शंस के अंदर दो तरह के फंक्शंस होते हैं कि भाई एचआरएम के अंदर क्या क्या काम कर किए जाते हैं। जो एचआर मैनेजर होता है वो एचआरएम के लिए क्या करता है? तो दो तरह के काम करता है, एक मैनेजरियल फंक्शन करता है, एक ऑपरेटिंग फंक्शन करता है। सॉरी, जो मैनेजरियल फंक्शन वो करता है ना, वो हमने पढ़ लिए, प्लानिंग, आपका ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग फंक्शंस कौन से हैं जो एक एचआर मैनेजर को करने पड़ते हैं। तो मैनेजरियल फंक्शन तो बता दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऊपर ही पढ़ लिया था हमने। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट हमारे इस पे, ऑपरेटिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं। ऑपरेटिंग फंक्शंस के अंदर आता है रिक्रूटमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, कंपनसेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शन एंड मेंटेनेंस फंक्शन। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग लेवल पे होता है। अब क्या होता है देखो, ये देखो ऑपरेटिंग फंक्शन आर द स्पेसिफिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द एचआर डिपार्टमेंट टू मैनेज एम्प्लॉइज इफेक्टिवली। मतलब जो एचआर डिपार्टमेंट है ना, वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज को परफॉर्मेंस पे ध्यान देगा कि एचआर डिपार्टमेंट की। ओके, आइए देखते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? दैट इज प्रोक्यूरमेंट फंक्शन। प्रोक्यूरमेंट फंक्शन का मतलब होता है एक्वायर करना राइट पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। किसी को भी नहीं, जैसे मैं कॉमर्स क्लासेस चलाता हूं, कॉमर्स कोचिंग सेंटर है, तो मैं यहाँ टीचर हायर करूंगा तो कॉमर्स से रिलेटेड होंगे ना, स्टूडेंट भी मेरे पास कॉमर्स जो पढ़ना चाहते हैं वो आएंगे ना। तो राइट पर्सन को एक्वायर करना आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड, जॉब्स के हिसाब से, ताकि उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और उनका इंडक्शन आसानी से हो सके। ये आगे सारे चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब हो गया भाई जो एम्प्लॉइज है उसमें इंप्रूव करना, उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल को, उसकी एबिलिटी को कैसे ट्रेनिंग के द्वारा कर सकते हो। एम्प्लॉइज को ट्रेन करो, लीडरशिप डेवलपमेंट करो, करियर प्लानिंग दो, परफॉर्मेंस अप्रेजल दो, उसको अच्छा परफॉर्म कर रहा है बोनस वगैरह दो।
कंपनसेशन फंक्शन, कंपनसेशन मतलब जो उसकी बेसिक सैलरीज हैं, वेजेस हैं, उसका बोनस है, उसके इंसेंटिव्स है, एम्प्लॉइज के जो बेनिफिट्स है वो उसको प्रोवाइड कराओ, ये कंपनसेशन फंक्शन हो गया। ओके जी, ये ऑपरेटिंग लेवल पर होता है या ऑपरेशनल लेवल पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेशन फंक्शन का मतलब हो गया जो आपके दो एम्प्लॉय और मैनेजर्स हैं या जो मैनेजमेंट है इनके बीच में मेंटेन करना हार्मनी, ताकि ये एक दूसरे का विरोध नहीं करे, सहयोग करें। ओके, एम्प्लॉयज की जो पार्टिसिपेशन है वो मैनेजमेंट के सामने बढ़ाओ, एम्प्लॉयज की जो शिकायतें उसको अच्छे से हैंडल करो, कॉन्फ्लिक्ट्स का जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन निकालो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है उसको अच्छा करो, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, हेल्दी टॉक्स पे फोकस करो। मेंटेनेंस फंक्शन का मतलब होता है मेंटेनेंस रेफर मेंटेनिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड वेलबींग। देखो, एम्प्लॉय की जो हेल्थ है, सेफ्टी है, मेडिकल उसको फैसिलिटीज जो है, एम्प्लॉयज का जो आपका वेलफेयर प्रोग्राम्स है और उसकी वर्क प्लेस सेफ्टी जो है वो इंश्योर करो ताकि वो फ्रीली काम हो सके, यानी कि आपने एम्प्लॉयज का मेंटेनेंस कर दिया है। हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सारी एक्टिविटीज जो है उसको दे दो। ओके जी, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ एचआर मैनेजर। देखो, ये सारे काम एचआरएम कौन करता है? जैसे अकाउंटिंग का काम अकाउंटेंट करता है, तो ऐसे कैसे एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम कौन करेगा? एचआर मैनेजर करेगा। तो उसका रोल क्या? द एचआर मैनेजर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजिंग एम्प्लॉय एंड मेंटेनिंग harmony with the organization. The role of HR manager can be divided into three categories: administrative role, operational role and strategic role. Okay, ठीक है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के अंदर वो पॉलिसी मेकर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट होता है, एडवाइज करता है मैनेजमेंट को, काउंसलिंग करता है एम्प्लॉइज की, वेलफेयर ऑफिसर का काम करता है, लीगल कंसल्टेंट के तौर पर भी काम करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का मतलब है एम्प्लॉइज को मैनेज करने के लिए उनके रिकॉर्ड्स, पॉलिसीज, ये सब प्रोसीजर फॉलो करना। ऑपरेशनल रोल का मतलब हो गया उनका जो ट्रेनिंग है ना, उनका जो मतलब उनके डे टू डे जो काम है उनको हैंडल करना, उनकी एक्टिविटीज को हैंडल करना, ये ऑपरेशनल लेवल हो गया। मतलब ऑपरेशन यानी कि जो बिजनेस चल रहा है वहां डेली रूटीन के जो काम है वो। स्ट्रेटेजिक रोल का मतलब हो गया कई बार उनको जो है ना फ्यूचर लॉन्ग टर्म में कौन से एम्प्लॉयज चाहिएंगे, किस स्किल के, क्या इनोवेशन करना है, क्या फ्यूचर गोल है, उस बेसिस पर किस तरीके के एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, उनको ट्रेन करना है, ये सब कुछ आपका स्ट्रेटेजिक रोल के अंदर आता है। ओके, हाँ भाई, आपको अगर एचआर मैनेजर बनना है तो आप में क्या स्किल एबिलिटी होनी चाहिए आपको भी अगर फ्यूचर में? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास में, एक डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, या फिर आप एमबीए भी कर सकते हैं एचआरएम के अंदर। ओके, ये देखो एमबीए विद स्पेसिफिक इन एचआर, एचआर के अंदर एमबीए कर लो। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको अगर किसी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर बनना है तो। कुछ आप में पर्सनल एप्टीट्यूड भी होने चाहिए, दैट इज आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट एनालिटिकल यानी कि एनालिसिस करने की एबिलिटी होनी चाहिए, आप अच्छे कम्युनिकेशन होनी चाहिए ना, आप अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आप में लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि आप मैनेजर है ना, एचआर डिपार्टमेंट में मैनेजर है, साउंड जजमेंट होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, ऑलवेज प्रॉब्लम को एनालिसिस करके उसके सॉल्यूशन पे फोकस करने वाले आप होने चाहिए। ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, बिल्कुल आपको जो है ट्रेनिंग ली हुई होनी चाहिए, तभी आप एचआर मैनेजर बन सकते हो। इंडस्ट्रियल की जो साइकोलॉजी है, लेबर लॉ का ज्ञान होना चाहिए आपको, इंडस्ट्रियल रिलेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप में ये तीन चीजें हैं ऊपर वाली और उसके साथ में प्रोफेशनल एटीट्यूड है आपका, इथिकल बिहेवियर है, प्रोफेशनलिज्म है आप में, तो आप एक अच्छे एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर बन सकते हैं। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एचआर पॉलिसीज जो है उसके बारे में। एचआर पॉलिसीज क्या होती है? देखो, पॉलिसीज का हमेशा से मतलब ही गाइडलाइंस से होता है, गाइडलाइंस दैट गवर्न द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एचआर पॉलिसीज जो है वो होनी चाहिए हमेशा, ताकि एक गाइडलाइंस मिल सके, ताकि लोग जो उसको फॉलो कर सकें। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआर पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? ये जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए एचआर पॉलिसीज, यानी कि एचआर से रिलेटेड गाइडलाइंस। ये हमेशा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें, ये रिफ्लेक्ट करें और इंटेंशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, भी टॉप मैनेजमेंट क्या चाहता है, उनकी जो इंटेंशन है वो पता लग जाए।
और इसके अलावा ये रैपिडली टू सॉल्व रिक्रूटिंग प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, रिक्वायरमेंट है लोगों को रिक्रूट करने से रिलेटेड, उनको सॉल्व करें। फॉर्मुलेटेड बाय एचआर डिपार्टमेंट विद टॉप मैनेजमेंट, एचआर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स है और टीम है वो टॉप मैनेजमेंट के साथ में बैठकर एचआर पॉलिसीज को बनाती है, फॉर्मुलेट करती है। ओके जी, ठीक है, ये बस एक एग्जांपल है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये कंप्लीट हो गया है।